वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मयूर सागर। अगस्त 5, 2019 को अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को दो डिवीजन में बांट दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। जब भी हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो देयर इज एन आर्टिकल विच ऑलवेज कम्स इन आवर माइंड, दैट इज आर्टिकल 370 which talks about special status to the erstwhile state of जम्मू कश्मीर। इस आर्टिकल को एब्रोगेट कर दिया गया थ्रू जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और इसके बाद दो यूनियन टेरिटरी बनाए गए, वन विथ लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड वन विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट इज योर लद्दाख। इसी पॉलिसी को न्यू कश्मीर पॉलिसी बोला जाता है। सो दिस पॉलिसी स्टिपुलेटेड सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स such as the end of terrorism, the development and investment to the region, third, reclaiming of the Pakistan occupied Kashmir POK plus Akshai Chin। So तीन objectives delineate किए गए थे, इसको आप याद रख सकते हैं TDP, ठीक है। So that is end of terrorism, third development to the region and third objective that is POK and Akshai Chin को वापस लाना। So अभी तक क्या इस पॉलिसी में सक्सेसफुल रही है, इसको जस्टिफाई करना काफी अर्ली होगा, लेकिन हम लोग इसके कुछ बेसिक्स को समझते हैं सो दैट वी हैव ए क्लियर कट स्टैंड ओवर दिस डेवलपमेंट एंड ओवर दिस इशू। 24 जून को प्राइम मिनिस्टर मोदी मेट विद द मेन स्ट्रीम लीडर्स और इस प्रोग्राम को दिल्ली में कंडक्ट किया गया एंड दैट इज नोन एज आउटरीच प्रोग्राम ऑन आउटरीच मीटिंग। इस मीटिंग में कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड एंड डेलिनेट किए गए। पहला दैट जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट करना, इलेक्शंस कंडक्ट करना और वहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना। सो डिलिमिटेशंस, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को असर करना। सो इस पूरे डेवलपमेंट को समझने के कुछ पर्सपेक्टिव हैं, उसको हम लोग आज अपने इस क्लास में समझेंगे। वन दैट इज कॉल्ड इंटरनल डायमेंशन एंड अनदर इज एक्सटर्नल डायमेंशंस। इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग क्या स्टैंड है, क्या अप्रोच है एंड सम ऑफ द कंट्रीज लाइक द पाकिस्तान, चाइना, उनके भी कुछ कुछ मुद्दे इस डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। सो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग सारी चीजों को पढ़ते हैं। सो बच्चे, जब भी आप पढ़ें तो आप चीजों के बेसिक्स को समझें। तो जम्मू कश्मीर के बेसिक्स को समझने के लिए एक एस्पेक्ट है इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना, जिसमें हम लोग इनकॉर्पोरेशंस ऑफ जम्मू कश्मीर टू द भारत यूनियन किस तरह से हुआ उसको हम लोग सीखेंगे। ये एक अलग टॉपिक है, इसको किसी और दिन हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग इस बाइफर्केशन के बाद की जो भी डेवलपमेंट है और जो भी इश्यूज एंड कंसर्न्स हैं उनको आज हम लोग सीखेंगे। सो हम लोग इस पूरे प्रोसेस को दो पार्ट में देख सकते हैं। वन इज इंटरनल डायमेंशंस, अनदर इज द एक्सटर्नल डायमेंशंस। इंटरनल डायमेंशंस में गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाती है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दैट द जम्मू कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट। जम्मू कश्मीर एक इंटरनल मैटर है, तो एब्रोकेशंस ऑफ आर्टिकल, बाइफर्केशंस ऑफ द स्टेट, ये प्योरली इंडियन ज्यूरिसडिक्शंस में आता है। इट इज सिंपली ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस और आउटसाइडर कंट्री का ये किसी तरह का रोल नहीं है, बिकॉज इट फॉल्स विद इन द सॉवरेनिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ एक्सटर्नल कंट्री, कुछ कंट्रीज हैं जिनको हमेशा प्रॉब्लम्स होती है, जस्ट लाइक इमीडिएट नेबरहुड लाइक पाकिस्तान। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर इज ऑलवेज ए डिस्प्यूटेड टेरिटरी। जम्मू कश्मीर को हम इंटरनेशनलाइज कर देंगे, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को उठाएंगे, इस जगह पे प्लेबिसाइड कराएंगे और तरह तरह की बातें, तमाम बातें पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान इन सब चीजों के बाद आज अनसक्सेसफुल रहा है इन सब चीजों को करने में, और इंडियन गवर्नमेंट आज जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस कराने जा रही है। सो दिस इज द टू वे एस्पेक्ट। साथ ही साथ कुछ और डायमेंशंस हैं, इनको भी हम लोग समझते हैं वन बाय वन। सो फ्रेंड, जब हम लोग न्यू कश्मीर पॉलिसी की बात करते हैं तो न्यू कश्मीर पॉलिसी में फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंटरनल डायमेंशन, मतलब गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। न्यू कश्मीर पॉलिसी के तीन ऑब्जेक्टिव थे। फर्स्ट इज द एंड ऑफ टेररिज्म, सेकंड इज डेवलपमेंट टू द रीजन, थर्ड दैट रिक्लेमिंग ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर POK प्लस अक्षय चीन। क्रिटिक्स हमेशा होते हैं, ओके, सम ऑफ द एडिटोरियल्स टॉक्स अबाउट द क्रिटिसिज्म। सो फ्रेंड्स, व्हेन यू प्रिपेयर इट, क्रिटिकल एस्पेक्ट को भी ध्यान रखना है, बिकॉज
That it means the critical aspect type of question are asked. So the critics say that okay, the government has stated these objectives, कुछ एक्सटेंट तक टेररिज्म इन्फिल्ट्रेशंस डाउन हुआ है, बट इन्फिल्ट्रेशन टेररिज्म के कंट्रोल होने के पीछे गवर्नमेंट के कुछ स्टैंड जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, लाइक ह्यूज प्राइवेशंस, ह्यूज डिप्लॉयमेंट ऑफ द आर्मी। डेमोक्रेसी में पहली बार 213 दिन का शटडाउन इन द कश्मीर वैली, दैट इज स्कूल्स एंड द कॉलेजेस को बंद कर देना, इंटरनेट एजुकेशन सिस्टम को स्टॉप कर देना, लोगों के इनकम, लोगों के प्रॉपर्टी को दैट वाज रिड्यूस्ड, एंड लास्ट थिंग दैट द ग्रेटर कश्मीरी are facing the intimidations by the security personnel. So these are the some of the critics. The criticism say, okay, there is a decrease in the terrorism, but at the cost of huge privations. Schools, colleges बंद कर दिए गए, लोगों का इनकम घट गया, सिक्योरिटी पर्सनल्स इंटिमिडेट करते हैं कश्मीरी लोगों को. So ये सारे चीजें क्रिटिकल एस्पेक्ट हैं. बट ऑन द अनदर हैंड गवर्नमेंट से कि अराउंड 400 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुए हैं डिफरेंट गवर्नमेंट के साथ, डिफरेंट बिजनेस पार्टनर्स के साथ, जो कि इस एरिया में डेवलपमेंट एंड मॉडल का काम करेगा, डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट का काम करेंगे. सेकेंड थिंग, देयर इज अ डिक्रीज इन द टेररिज्म, देयर इज अ डिक्रीज इन इन्फिल्ट्रेशंस. ओके, लेकिन साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें कंसर्न करता है, दैट इज इवन दैट आर्मी चीफ ही एप्रीहेंसिव दैट कि जो इन्फिल्ट्रेशंस कम हुआ है, लेकिन हमारा चाइनीज के साथ चाइना के साथ एग्रेशन बढ़ा है. सो पॉसिबली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के थ्रू यदि कभी वॉर का सिचुएशन अराइज होता है तो हमें 2 फ्रंट वॉर लड़ने की जरूरत पड़ेगी. एक वेस्ट साइड में एलओसी के क्रॉस पाकिस्तान के साथ और ईस्ट साइड में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलोंग चाइना के साथ. सो हमें ड्वेल फ्रंट वॉर लड़नी पड़ सकती है ड्यू टू सच डेवलपमेंट्स. सो एक एस्पेक्ट ये है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम एक्सटर्नल डायमेंशन so that we have a better glimpse about this topic. So पूरे प्रोसेस को हम लोग कुछ बायलैटरल और कुछ कंटेक्स्ट में समझते हैं. पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है उसको समझ लेते हैं. सर, पाकिस्तान क्या करना चाहता था, इस इशू को इंटरनेशनलाइज करना चाहता था. वो जम्मू कश्मीर एरिया में क्या प्लेबिसाइड कराना चाहता था, इस पूरे मुद्दे को यूएनएससी दैट इज सिक्योरिटी काउंसिल में उठाना चाहता था, मतलब इंटरनेशनलाइज कराना चाहता था, और किसी न किसी तरीके से वो इंडिया को घेरना चाहता था. क्या वो अपने इस मकसद में सक्सेसफुल रहा है? क्योंकि हमेशा एक बात पाकिस्तान के लिए याद रखिए, पाकिस्तान बोलता कुछ और है, होता कुछ और है. क्योंकि यहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट बेसिकली गाइडेड बाय द मिलिट्री डिक्टेशंस, मिलिट्री का वहां पर ज्यादा रूल चलता है. सो मिलिट्री स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, सो मिलिट्री स्पॉन्सर्ड द क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है. धीरे धीरे सारे मुद्दे ठंडे पड़ गए और नाउ पाकिस्तान फरवरी में सीज फायर करता है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. सेकंड थिंग, नाउ पाकिस्तान इज आल्सो टोनिंग डाउन. इन सब मुद्दों पे पाकिस्तान बात करने से बच रहा है. पाकिस्तान बायलैटरल टॉक्स के लिए भी अपनी हामी भर रहा है. पाकिस्तान इज सेइंग कि यदि गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट कुछ फेवरेबल कंडीशंस लाती है, कुछ स्टेप्स लेती है, तो पाकिस्तान बायलैटरल टॉक्स के लिए रेडी है. पाकिस्तान अपने बायलैटरल ओरिएंटेशंस का मुद्दा इकोनॉमिक्स की ओर लाना चाह रहा है और इंडियन गवर्नमेंट के साथ ट्रेड कॉमर्स फिर से रीस्टैब्लिश करने की बात कर रहा है. लेकिन इस पूरे प्रोसेस में इंडियन गवर्नमेंट का सिर्फ एक स्टैंड है, दैट पाकिस्तान शुड शन द टेररिज्म, इंस्ट्रूमेंट ऑफ टेररिज्म. पाकिस्तान यदि इंडिया के साथ रिलेशन स्टैब्लिश करना चाहता है तो वो अपने इन फालतू की चीजों को शन करे, टेररिज्म को छोड़े. लेकिन पाकिस्तान इन सब चीजों को तो छोड़ नहीं पाता है, कैसे छोड़ देगा? ओके, सो इसीलिए द इंडियन गवर्नमेंट मेड इट क्लियर कि इट इज इम्पॉसिबल टू बिल्ड द रिलेशनशिप. इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इस समय इंडियन गवर्नमेंट एक पॉलिसी परस्यू कर रही थी, दैट इज नोन एज क्वाइट एंड आउट ऑफ साइट द पॉलिसी. क्वाइट एंड आउट ऑफ साइट पॉलिसी डिफरेंट है फ्रॉम बैकडोर पॉलिसी और बायलैटरल पॉलिसी. मतलब अभी तक इंडियन पाकिस्तान के बीच में कुछ भी इंटरनेशनल और मीडिया के थ्रू हम लोग नहीं देख पा रहे थे कि somebody मीटिंग इज गोइंग ऑन. दैट इज क्वाइट एंड आउट ऑफ साइट. ठीक है, एट द लेवल पे बातें हो रही थी, जो टॉक्स हो रहा था. तो इन दैट केस द पाकिस्तान ऑल्सो रियलाइज दैट देयर इज नथिंग बेनिफिट फॉर पाकिस्तान. इवन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है.
ग्रे लिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे, दैट किसी भी कंट्री को जब ग्रे लिस्ट में रखा जाता है तो वो कंट्री इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन अवेल नहीं कर सकता है। पाकिस्तान लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक, इन सब इंस्टीट्यूशन से लोन इजीली नहीं ले सकता है। लोन नहीं ले सकता है तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा। तो आप रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की बात करते हैं, बट कितने देर तक बातें करते रहोगे जब तक आपका इकोनॉमी नहीं अच्छी रहेगी। सो इन सब चीजों के चलते पाकिस्तान धीरे धीरे अपना पोजीशन लो करता है। पाकिस्तान टोन डाउन और अवॉइड मेकिंग द सच स्टेटमेंट। ठीक है, सो वी कैन कॉल कि इंडिया अपने इस फ्रंट में कुछ एक्सटेंट तक सक्सेसफुल रहा है, लेकिन आगे कितना और सक्सेसफुल रहता है वो आने वाले समय में हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग इस टॉपिक पे इंडिया और चाइना के स्टैंड को देख लेते हैं। चाइना भी कश्मीर मुद्दे को एक दो बार उठा चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में। चाइना इसको इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा था। तो चाइना आखिर ऐसा क्यों करना चाहता है? चाइना इज ऑलरेडी एन एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को परस्यू कर रहा है, एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसको OBOR भी बोलते हैं, इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में चाइना भी ये जानता है कि विदाउट इंडिया इसका ये पॉलिसी, ये जो इसका अप्रोच है, ये सक्सेसफुल नहीं है। सेकेंड थिंग, चाइना जानता है कि इंडिया ही एक ऐसा कंट्री है जो चाइना को अभी फेस कर सकता है, उनको उनके टक्कर का है। सो चाइना इसीलिए चाहता है कि इंडिया कुछ ऐसे मुद्दे लाइक टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, वायलेंस, इन सब मुद्दों में हमेशा उलझा रहे। इसलिए वो बाउंड्री एग्रेशंस और कुछ ऐसी चीजें हमेशा करता रहता है। चाइना इज ऑल्सो फॉलोइंग ए पॉलिसी दैट इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी, और दैट इंडिया इज परस्यूइंग दिस सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। बच्चे, दोनों में डिफरेंस क्या है? सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी एंड डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी को आप ऐसे समझो। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कुछ ऐसे समझो कि किसी घर में जब फादर अपने बच्चे की परवरिश करता है तो उसे स्कूल, एजुकेशंस, ओके, सारी चीजें वो प्रोवाइड करता है कि वो एक एम्पावर्ड सिटीजन बने, और जब वो उसका प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो तो साथ ही साथ वो फादर उस बच्चे के ऊपर में क्लेम नहीं करता है। ओके, नॉट क्लेम, ही इज एक्चुअली सिंपली दैट बिल्ड अप ए राइचुअस पर्सन टू ग्रो एंड रन। तो इस तरह की पॉलिसी जो एम्पावर करती है, आप भी रहो मैं भी रहूं, तो दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। मतलब इंडिया लेट्स से हेल्थ में इन्वेस्ट करता है, एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है, पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाता है, कंट्री भी ग्रो करे और साथ ही साथ हम भी ग्रो करें। दिस इज द इंडियन डिप्लोमेसी। बट चाइना डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी को परस्यू करता है। डेब्ट ट्रैप का मतलब, इसको कभी कभी लेमैन में हार्ड डिप्लोमेसी भी बोलते हैं। तो हार्ड डिप्लोमेसी कुछ ऐसा है दैट किसी भी कंट्री को इतने पैसे दे दो, खूब पैसे दे दो कि वो डिपेंडेंट हो जाए। उसके बाद उस कंट्री के रीजन में जब मान लीजिए कोई मिनरल या कोई ऐसा रिसोर्सेस मिल जाए तो चाइना उस पर क्लेम करता है। क्लेम इस तरह से करता है कि उस कंट्री के सोवरेनिटी को वो चैलेंज करने लगता है। कंट्री बोलता है कि नहीं, इन रिसोर्सेस के मेरा अधिकार है, चाइना से पहले हमको वापस करो अपना डेप्ट, फिर मैं तुमको अपनी सोवरेनिटी लौटा दूंगा। सो इस तरह से चाइना, अब उस कंट्री के पास उतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो उस लोन को तुरंत रीपे कर सकता है, और इस तरह से वो कंट्री फंस जाता है। दिस इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी। तो चाइना डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू काफी कंट्री को अपने इस नेटवर्क में शामिल करता जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट अफ्रीकन यूनियन जो कि एक LDC है, इन कंट्रीज के साथ इंडिया सॉफ्ट डिप्लोमेसी फॉलो करता है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी मतलब हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, इन सब चीजों में इन्वेस्ट करता है। सो इंडिया ने काफी गुडविल वहां पर जनरेट किया है। साथ ही साथ चाइना अपनी डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी को लेकर है, हार्ड डिप्लोमेसी को। ओके, चाइना से मैं बहुत पैसा दूंगा, लेकिन फिर कुछ समय के बाद मिनरल पे, रिसोर्सेज पे मैं क्लेम करते चला जाऊंगा। तो किसी भी कंट्री इन सब चीजों को कुछ समय के बाद रियलाइज करता है, लेकिन तब तक वो चाइना के डेब्ट ट्रैप में फंस चुका होता है। उसी तरह का पाकिस्तान चाइना के डेब्ट ट्रैप डिप्लोमेसी में बहुत एक्सटेंट तक फंसा हुआ है। पाकिस्तान को तो समझ में आता है नहीं कि चाइना उसे सिंपली यूज कर रहा है। पाकिस्तान मतलब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी बात है, वो बस घूमते रहता है। सो फ्रेंड, दोनों एस्पेक्ट को थोड़ा समझ लिए हम लोग कि इंडिया और चाइना के बीच में थोड़ा डिफरेंसेस है, और चाइना नो दैट इंडिया इज ओनली कॉम्पिटिटर इन द इंडियन ओशन रीजन एंड इन this is Indian Ocean aspiration. So that is why China always instigated such matter where that India would remain in East and that India would not grow as it been aspired.
पाकिस्तान के तो अलग ही मुद्दे हैं, हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में अभी अफगानिस्तान का एक थर्ड एंगल आता है, दैट अफगानिस्तान के ऊपर में दैट पाकिस्तान काफी खुश रहता है कि हम लोग अफगानिस्तान में अब तालिबान के साथ पावर शेयर की बात चल रही है। सो इवन पाकिस्तान इज राइडिंग हाई ऑन दिस अफगानिस्तान इशू। बट बच्चे ये समझिए कि पाकिस्तान दूसरों की शादी में, लाइक एक कहावत है कि दूसरों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, और पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान भारत के साथ अपने रिश्ते को अच्छे से ग्रो नहीं कराए। पाकिस्तान ये चाहता है कि तालिबान जब भी इंडिया के साथ बात करे तो वो ऐसे मुद्दे में बात नहीं करे जो स्ट्रैटेजिक हो। बट पाकिस्तान को ये भी समझना चाहिए कि जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरे के घर में पत्थर नहीं उछालते हैं, क्योंकि तालिबान एक फंडामेंटलिस्ट आउटफिट था और जिसको धीरे धीरे एक इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिलने जा रहा है। तो तालिबान भी ये समझता है कि कितने देर तक हम रिलीजन फंडामेंटलिज्म को लेकर लड़ते रहेंगे। कैपिटलिज्म इकोनॉमी ग्रो कराने के लिए इंडिया का साथ चाहिए। So thereby, the greater part of the Talibani in Afghanistan, they want to build up their relationship with India. अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है उनके साथ हमेशा इंडियन का तो सपोर्ट रहा ही है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ। सो thereby, the पाकिस्तान यहाँ पर धीरे धीरे साइडलाइन हो जाएगा। So पाकिस्तान should understand कि what he is actually doing। अब इस प्रोसेस में यूएस का थोड़ा रोल हम लोग भी देख लेते हैं कि इस पूरे इक्विलिब्रियम में यूएस कहाँ पर है। यूनाइटेड स्टेट्स और फ्रेंड्स अभी कुछ दिन पहले देयर इज ए कॉर्नवॉल समिट, जिसको फेमसली G7 समिट भी बोला गया। सो G7 समिट वाज हेल्ड इन कॉर्नवॉल, सो इसलिए कॉर्नवॉल समिट बोला गया। इस कॉर्नवॉल समिट में बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्टर्न कंट्रीज ने BBB का मैसेज दिया, दैट इज बिल्ड बैक बेटर, जिसमें एक डेमोक्रेटिक अलायंस की बात की गई और डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात की गई, और ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि दिस इज द लेट्स से बिगिनिंग ऑफ द न्यू कोल्ड वार। ठीक है, कोल्ड वार पता है। सो कोल्ड वार के टाइम में क्या था कि दो वर्ल्ड था, दो कैंप में बटा हुआ था। दैट इज एक कैंप दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न कैंप, जो कि कैपिटलिस्ट मॉडल से ड्रिवन था, और ईस्टर्न कैंप जो कि सोशलिस्ट मॉडल से ड्रिवन था। सोशलिस्ट मॉडल इट इज लीडर था यूएसएसआर, दैट इज अर्स्टवाइल रसिया, एंड कैपिटलिस्ट में लीडर कौन थे? यूएसए। ठीक है, फिर अराउंड 90s के आसपास दिस कोल्ड वार एंडेड, और नाउ इट इज सेड कि यूएस और चाइना के बीच में अभी न्यू कोल्ड वार फिर से जर्मिनेट हो रहा है। एंड इस इक्विलिब्रियम में इंडिया और यूएस एक दूसरे के नजदीक आया है। सो इस पूरे प्रोसेस में भी यूएस का क्या रोल है? बिकॉज यूएस इज द वर्ल्ड लीडर। ओके, सो द यूएस ये जानता है कि चाइना को कंटेन करना है तो उसमें इंडिया का सपोर्ट चाहिए, और इंडिया भी यूएस से एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंडिया के वेस्टर्न फ्रंट जहां पर पाकिस्तान से उसको थ्रेट है, और ईस्टर्न फ्रंट जहां पर उसको चाइना से थ्रेट है, इन दोनों के केस में यूएस इंडिया के साथ खड़ा हो। ठीक है, सो ये देखने की बात है कि इन द कमिंग टाइम दैट हाउ दिस both the expectation stand with each other. So I think all the context with the linked issues are clear, that how the Kashmir issue is getting more and more news tractions, because Pakistan have vested interest, China have vested interest, that Pakistan through this Afghanistan issue, how it is linked to the India, and that greater geopolitics में how the role of United States will defined. Okay, so now let's come back and come to the topic. So बच्चे, that is the concept you must remember. अब this is the article I have compiled and written the notes from the different newspapers and through different articles. You simply go to our Telegram channel and you can download in the form of the PDF of this note. ठीक है, so external dimensions and internal dimensions we have seen कि किस तरह से चीजें हुई है, but पाकिस्तान के साथ इंडिया की चीजों को और एक दो डायमेंशन पे समझ लेते हैं। That is that in February, that is ceasefire along the line of actual control, and due to ceasefire that infiltrations भी कम हुए हैं, and we are saying that the Pakistan is toning down the rhetoric. So आगे की चीजों में देखने के लिए हम लोग और भी कुछ चीजें ऐड करें। So friend, यदि चीजें हुई अच्छी से, then what in the coming days we can expect कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत कुछ चीज तो नहीं हो सकता, but we can expect that there shall be the high commissioner level talks फिर से resume हो सकता है, some element of trade can be reestablished, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा फिर से खुल सकता है, वीजा रिलैक्सेशन हो सकता है,
क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, जो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में एक इंटीग्रल कंपोनेंट है, वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि ये डिफिकल्ट टू रिस्टोर है बिकॉज इट इज लिंक टू द नेशनल पैशन. ठीक है. On this issue, the angle of Afghanistan we have already seen. You can simply read the text. Okay. So these are the important things you must keep in mind. इस पूरे डेवलपमेंट पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट जम्मू कश्मीर, नो डाउट इट इज एन इंटरनल मैटर, बट फ्रेंड्स, जो अगस्त 5, 2019 कन्वर्ट जितने भी डेवलपमेंट्स हुए हैं, इसमें ग्लोबल रेमिफिकेशंस भी मिला है. लाइक कुछ ऐसे इंसिडेंट थे, लाइक दिस मैटर इज इन द यूएस कांग्रेस, यूके पार्लियामेंट और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज के पार्लियामेंट में उठा है. इसलिए इसके जो यू कैन कॉल इट रिपरक्यूजन्स आउटसाइड दैट इंडिया भी गया है. सो वी कैन से दैट जो भी कंट्री, जो वेस्टर्न कंट्री, पर्टिकुलरली द यूएसए, जो अपने को डेमोक्रेटिक ऑर्डर में लीडर मानता है, कुछ ऐसे स्टेप्स जैसे कि इन द केस ऑफ द जम्मू कश्मीर जब इंटरनेट शट डाउन किया गया था, उन सब चीजों के लिए अकाउंटेबल कर सकता है. यूएनएचआरसी भी कुछ एक्सटेंट तक इंडिया को क्रिटिसाइज कर सकता है. सो इंडिया को कैलिब्रेटली उन सब चीजों को ध्यान रखना चाहिए और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अब मूव करना चाहिए. बट दिस इज दैट इज कॉल्ड आउटरीच मीटिंग विद द लीडर्स, जो दिल्ली समिट हुआ, इट इज वन ऑफ द पॉजिटिव स्टेप्स और इसको काफी अच्छे तरीके से देखा जा रहा है. इट वाज एक्सपेक्टेड दैट इवन दोज कंट्री, वेस्टर्न कंट्री, पर्टिकुलरली द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, द प्रोग्राम वुड बी वाइडली अप्रिसिएटेड. और साथ ही साथ ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है. इस पूरे प्रोसेस में आइदर यू टॉक अबाउट द इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप, ठीक है, और एंटायर जियोपॉलिटिकल ऑर्डर आफ्टर दिस कॉर्नवॉल समिट. इंडिया के मैटर में, पर्टिकुलरली द जम्मू कश्मीर मैटर में, यूएस का अप्रोच, यूएस का एंगल थोड़ा मैटर करता है. ओके, हाउ इट मैटर्स दैट यूएस नो कि उसके जो एस्पिरेशंस हैं अगेंस्ट द चाइना और इंडो पैसिफिक ओशन, वहां पर इंडिया उसका काफी सिग्निफिकेंट पार्टनर होगा. साइमल्टेनियसली इंडिया को भी ये एक्सपेक्टेशंस है कि यूएस उसके वेस्टर्न और ईस्टर्न जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनके साथ जब भी प्रॉब्लम हो तो इंडिया शुड स्टैंड विद ईच अदर. सो these are the positive things relating to this policy. So now friend, we can conclude out the topic that the new Kashmir policy is basically one step ahead towards the aspirations what been stipulated on the Jammu Kashmir Reorganizations Act 2019. So this 2019 Act, it talks about end of terrorism, it talks about the development, it talks about the reclaiming of the POK and that Akshai Chin. सो इन सारे फ्रंट में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कितना सक्सेसफुल रही है, कितना आगे रहेगी, दैट वुड डिपेंड्स ऑन द फ्यूचर कोर्स ऑफ द डेवलपमेंट एंड फ्यूचर पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द स्टेट. आई होप दैट थिंग्स आर गेटिंग क्लियर टू यू. सो नाउ I am wrapping my this session. I hope you got understood with the basic of this topic. So you stay safe, stay healthy, and have a nice day.